हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। अभिनंदन पीएसपी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक राजस्थान जीके के मॉडल पेपर के अंदर आपका स्वागत है। जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं दोस्तों, आज पहली बार मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वैसे तो काफी बच्चे कर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। अगर अच्छा कंटेंट मिले, अच्छी क्वालिटी मिले तो आपको कहना नहीं पड़ता, बिना कही आप सब कुछ कर देते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए। और इसकी पीडीएफ के लिए काफी बच्चे डिमांड करते हैं, तो एप्लीकेशन पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करिएगा। एप्लीकेशन का लिंक हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के अंदर है, या दोस्तों प्ले स्टोर पे जाके पीएसपी क्लासेज सर्च कर लेना, तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पूरा दोस्तों हमेशा की तरह ही पोस्टमार्टम दोस्तों। तो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। यानी राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह कहां पर है? राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है अपने 4 दिसंबर 2015 को। और कहां पर दोस्तों की जाती है? आपकी जयपुर में। और दोस्तों ये लघु, मध्यम और दीर्घकाल विद्युत उपलब्धता करवाने के लिए सुनिश्चित करने हेतु दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की। और मुख्यालय कहां पर? आपका जयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में 5वीं औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 19 दिसंबर 2019, 29 जून 2011, 29 जून 2012, 25 जून 2011। राजस्थान में 5वीं औद्योगिक नीति दोस्तों कब आती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 5वीं औद्योगिक नीति की बात करें तो 19 दिसंबर 2019 को दोस्तों जारी की जाती है। इस दिन से दोस्तों क्या हो जाती है? जारी की जाती है 2019 के अंदर। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश एक प्रोत्साहन योजना हो रहा है बेटा, वो आपके 17 दिसंबर 2019 को लागू होती है प्रोत्साहन योजना। राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है कोटा, जालोर, अजमेर, अलवर। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए, दृष्टि से आपका पिछड़ा जिला कौन सा हो जाएगा राजस्थान का? तो दोस्तों दो जिले हैं, एक तो आपका जयपुर और एक अलवर, जो आपके क्या है? सर्वाधिक इकाइयां दोस्तों यहां पर आपकी विकसित है। उद्योग सर्वाधिक दोस्तों, उद्योगों की बात करें, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, यहां पर है दोस्तों जयपुर और अलवर। उसके बाद सबसे कम वाला दोस्तों हो जाएगा आपका जालोर। इनमें से तो दोस्तों, लेकिन दोस्तों इनमें से तो आपका जालोर हो गया, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा ये है। लेकिन औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से देखा जाए तो सर अपने कम काम पर है इकाइयों की दृष्टि से, ये आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा। कौन सा है? हनुमानगढ़ दोस्तों आपका। राज्य में एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो आपके उद्यम अधिनियम लागू हुआ वर्ष 2017, वर्ष 2020, वर्ष 2019, वर्ष 2021। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दोस्तों लागू अधिनियम कब किया जाता है? यह दोस्तों 17 जुलाई 2019 को दोस्तों, एग्जैक्ट डेट याद रखना। 17 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर सी। यह संपूर्ण दोस्तों आपके राजस्थान में लागू होती है। भारत के संविधान दोस्तों का जो अनुच्छेद 213 के तहत, खंड 1 के तहत दोस्तों शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जाता है कि दोस्तों एमएसएमई नीति लागू की जाए राजस्थान के अंदर। दीनदयाल अंत्योदय योजना एन्युअलम राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित जो रूपांतरित रूप है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इंदिरा विकास योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना, और इनमें से कोई नहीं। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। दोस्तों जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, और यह आपका किसका आपका रूप है दोस्तों? पुनर्गठित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और इस योजना की शुरुआत की बात करें दिसंबर 2019 तक दोस्तों इसमें स्थापना की जाती है। इसको दोस्तों इसके अंदर 17.2 करोड़ रुपए इसके अंदर वितरित किए जा चुके हैं दोस्तों, वितरित 17.2 करोड़ रुपए।
और इसमें आगे बात करी जाए 193 निकाय है, वहां पर दोस्तों इस योजना को क्या किया गया है, लागू किया गया है, याद रखना। और दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो आपके दोस्तों जो आपकी स्वर्ण ज्योति शहरी रोजगार योजना, इसी का ही दोस्तों पुनर्गठित रूप करके आगे बनाई जाती है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 2006, 14 अप्रैल 2006, 15 अप्रैल 2006, 16 अप्रैल 2006। राजस्थान सूचना आयोग है जिसका गठन, राजस्थान सूचना आयोग की बात करी जाए तो 13 अप्रैल 2006 को दोस्तों इसका गठन किया जाता है, 13 अप्रैल 2006 को। और इसकी प्रथम सूचना आयुक्त कौन थी बेटा, ये बताओ, प्रथम सूचना आयुक्त। और इसका मुख्यालय कहां पर है आप बताओ? प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। मुख्यालय आपका जयपुर में है। और इसका जो पहला जो आपके सूचना आयुक्त थी दोस्तों, ये आपके किसको बनाया जाता है, एमडी अपने कोरानी, एमडी कोरानी, इन्हें बेटा आपका क्या बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष सॉरी सूचना आयुक्त तो बनाया जाता है। पहले दोस्तों आपकी 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों ये आपके पद ग्रहण करती है दोस्तों, कब, 18 अप्रैल 2006। 13 अप्रैल 2006 को तो स्थापना होती है, इसका गठन किया जाता है, लेकिन पद ग्रहण की बात कर ली जाए ये 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों करती है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं ये चिल्ला चिल्ला किस लिए नहीं कह रहा कि आपको याद करने नहीं है, या दोस्तों याद करने सारी चीजें रटनी है, रट दो, रटोगे बेटा तभी सिलेक्शन होगा। आज के टाइम में दोस्तों आसान तरीके से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। आसान तरीका एक है दोस्तों, पेपर चोरी कर लो, ठीक है ना। और पेपर चोरी करोगे तो पूरी उम्र भर नींद नहीं आएगी। जांच होगी तो आपको पता लगेगा कि कभी भी आपका नंबर लग सकता है, ठीक है ना। जो लगे हुए हैं दोस्तों उनको पता है कि कितना उनका दर्द है। इनसे अच्छा वो बेरोजगार भी अच्छे थे। अब उनको डर है कि अगर हमारा कब नंबर आ गई, आज आ गया कल आ गया, एक एक दिन की नौकरी पूरी कर रहे। और मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके लगोगे तो कौन रोकने वाला है बेटा, आज मुझे कौन रोकने वाला है। मेहनत करके मेरे दम पे लगा हूं तो मुझे कौन रोकेगा, किसकी हिम्मत है कि वो मुझे, मैं अपने जो कानून के तहत मैं कार्य करूंगा अपना, तो मुझे कौन रोकने वाला है। आप भी मेहनत करो बेटा, मेहनत करोगे अच्छी तरीके से तो आपका सिलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेहनत जरूरी है। आप कहते, काफी बच्चे कहते हैं कि सर मेहनत के बगैर सिलेक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता बेटा। मेहनत कठोरतम कठोरतम मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी फर्स्ट ग्रेड लग गया तो मुझे जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैं भी पढ़ता हूँ बेटा, आपको ज्ञान देने के लिए भी पढ़ता हूँ, रात को दोस्तों 12-1 बजे तक पढ़ता हूँ, हर चीज को पूरा एनालिसिस करता हूँ। आप ऐसे मत सोचना कि सर बस आपके सामने कंटेंट लेके आ गए सब कुछ, बस नहीं, सारी चीज को मेहनत करके हर चीज को प्रस्तुत करना एक बहुत कठिन बात होती है। आप कहते थे काफी यूट्यूब पर क्लासें भी चलती है, आपको पता होगा दोस्तों। वो डायरेक्ट अब सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 13 अप्रैल 2006। अगला प्रश्न दोस्तों, अरे अगला प्रश्न कहां से करवाना है, इतनी जानकारी तो दे पहले। पहले सूचना आयुक्त कौन थे, मुख्यालय कहां पर है, कब पद ग्रहण करते हैं, इनकी जानकारी अगर वो बेसिक तौर के अगर उसको पता है तभी दे पाएगा, या उसने क्लास में मेहनत नहीं की, मेहनत करके क्लास अगर देगा कोई टीचर तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन जरूर करेगा, ये मुझे पता है दोस्तों। वो मेहनत करेगा वो टीचर दोस्तों, चाहे उसके व्यूज भले ही कमाए, लेकिन स्टूडेंट जो होंगे ना पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले होंगे सारे। ऐसा नहीं है कि उनमें से बिना पढ़ने वाले, क्योंकि ये चीजें उन्हीं को पसंद आती है जो मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं। मैंने ऐसा नहीं लिखा है कभी दोस्तों थंबनेल पे कि एक दिन से सिलेक्शन, दोस्तों नहीं होता एक दिन से सिलेक्शन, कहां से हो जाएगा एक दिन में। लोग 12 महीने, 2 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से तैयारी करें, उनका हो ही नहीं रहा, एक दिन में एक मैराथन से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, नहीं होता बेटा। तो सच्चाई है दोस्तों, वो कड़वी है, सुननी पड़ती है। चलो अगला प्रश्न बेटा, कोई बात नहीं, जो करते हैं उनको करने दीजिए, बस अपना मेहनत, आप मेहनत करिए, 100% मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका है, आज नहीं तो कल। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान जो परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। दोस्तों बच्चे का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे कमेंट करते हो क्या, पेपर नहीं मिलेगा बेटा।
मैं मजाक कर रहा था, कहीं वीडियो को कट करके मैं ऐसा वायरल मत कर देना कि सर कह रहे हैं कि पेपर चोरी करके नौकरी लगा जा सकता है। लगा जा सकता है, लेकिन आप चपेट में कभी भी आ सकते हो, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई? अच्छा, हाँ, उस राज्य के। तो दोस्तों ये आपके जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 का है ना, इसके तहत दोस्तों। और ये कब दोस्तों आपका पारित होता है? 28 अगस्त 2003 को। ये कब पारित होता है? 28 अगस्त 2003 को दोस्तों। जिसके तहत कोई भी दोस्तों कहीं से का भी मतदाता हो, वो कहीं किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकता है। ये अनिवार्य दोस्तों उनके समाप्त कर दी। पहले उसी राज्य के अंदर जो, अब मान लीजिए किसी को एमपी का चुनाव लड़ना है तो उसी राज्य का होना जरूरी है, दूसरे राज्य का नहीं लड़ सकता। ये राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रसिद्ध या प्रस्तुत करता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? राज्य मानवाधिकार दोस्तों, ये आपके राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट कब का है? मानवाधिकार संरक्षण एक्ट दोस्तों याद है क्या किसी को? मानवाधिकार संरक्षण एक्ट है 1993 का। क्या दिक्कत है इसको? दिक्कत क्या है यार, बार बार पिछले दिनों से बहुत परेशान कर रही है। ले, पीछे ये दिक्कत नहीं आ रही थी अभी। मानवाधिकार जो आपका संरक्षण एक्ट है दोस्तों, वो आपके 1993 का, याद रखिएगा। इसके तहत दोस्तों राज्य में एक मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान है, यानी प्रत्येक राज्य के अंदर एक मानवाधिकार आयोग होगा। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो हाई कोर्ट का दोस्तों सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हो गया या न्यायाधीश रह चुका हो, वो आपका दोस्तों इसका हाई कोर्ट का या न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, दोनों में से कोई भी दोस्तों इसका अध्यक्ष बन सकता है। और राजस्थान में 18 जनवरी 1999 एक अधिसूचना राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग गठन के बारे में दोस्तों क्या होती है? जारी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब जारी होती है राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए? 18 जनवरी 1999 ये जारी होती है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताओ। यानी आपके नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत है? यहाँ पर आ रहा है बेटा, ये तो स्मॉल हो चुका है, कोई बात नहीं, आ रही है। अनुच्छेद 243 यू का संबंध किससे है बेटा? सदस्य की निहरताएं दोस्तों। ठीक है, सदस्य की निहरता है। अनुच्छेद है आपके 243 क्यू का संबंध दोस्तों नगर पालिकाओं का गठन, जो नगर पालिका है ना, इनका गठन है, इसके तहत है। नगर पालिका का गठन। और अनुच्छेद 243 आर का संबंध नगर पालिका की संरचना का। नगर पालिका की संरचना इसके अंदर है। और सदस्यता के लिए आपके दोस्तों अनुच्छेद 243 टी अपने अच्छा आर हो गया, यू हो गया, एक मिनट, यू की बता दी, ठीक है, सदस्यों की निहत्ता है। और अनुच्छेद स्थानों का आरक्षण है ना, ठीक है, मैंने सोचा ये कैसे हो गया, इसका आंसर कैसे नहीं निकला? स्थानों का आरक्षण दोस्तों। अब ये चीज मुझे बेटा, मैं यहाँ पर पता नहीं थी, यहाँ पर दोस्तों यहाँ ठीक है, लेकिन इन तीनों का पता था, तब मुझे आंसर आ गया ऑटोमेटिक दोस्तों। बस किसी भी प्रकार आंसर निकाल सकते हो। अब मुझे इन 243 का मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, तो मैंने इसका दोस्तों जैसे नियरता है 243 यू के है, 243 के अंदर नगर पालिकाओं का गठन है, इसके अंदर 243 आर के तहत नगर पालिका संरचना है। 243 टी बचा एक, बस स्थानों का आरक्षण हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न,
वार्ड सभा की गण पूर्ति होती है 1/10, 1/3, 1/4, 1/5। वार्ड सभा की प्रति वर्ष के अंदर दोस्तों कम से कम 2 बैठकें होनी अनिवार्य है। 2 बैठक होनी ही चाहिए। और प्रत्येक बैठक जो मान लीजिए 6 माह के अंदर 1 बैठक है वो अनिवार्य हो जाएगी बस ऑटोमेटिक। वार्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है बेटा, याद रखना। वार्ड सभा का अध्यक्ष पूछ लिया जाए, कई बार पूछा जा चुका है अभी। वार्ड सभा का अध्यक्ष होता है वार्ड पंच। वार्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है, वार्ड पंच। और प्रत्येक वार्ड के पंजीकृत वयस्क मतदाताओं का समूह वार्ड सभा कहलाती है। याद रखिएगा, वार्ड आप दोस्तों कई बार देखते हो ना, 3 नंबर वार्ड है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 16 भी है, 17 भी है, शहरों में इस प्रकार भी होते हैं, उस प्रकार के वार्ड। और वार्ड सभा की गणपूर्ति 1/10 होती है दोस्तों। ये क्या होती है, ये पॉलिटी के अंदर आपको चेक करना है दोस्तों। मैं यहाँ पर इतना बेसिक से नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक और अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति है? अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 161। यानी आपके अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक और अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति, तो अनुच्छेद 207 के तहत है ये। इसके अंतर्गत धन विधेयक अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना दोस्तों वित्त विधेयक क्या नहीं किया जा सकता, आपके विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 161 ये समाधान दोस्तों, राज्यपाल समाधान कर सकता है लेकिन मृत्युदंड नामाप नहीं कर सकता, याद रखिएगा। क्षमा की शक्ति इनके पास है लेकिन कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण राज्यपाल के पास शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख नहीं है इसमें, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दोस्तों इसमें दे रखा है, वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 208 का संबंध दोस्तों प्रक्रिया के नियम से हो जाएगा ना, प्रक्रिया के नियम याद रखना। चारों का अब ध्यान रखना। अनुच्छेद 207 धन विधेयक के बारे में से जो राज्यपाल की सिफारिश है उनके बारे में, 208 प्रक्रिया के नियम, 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 161 समाधान, और अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। राज्यपाल के पद की अर्हता यानी योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा आपसे। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम सही। राज्यपाल दोस्तों ना ही संसद का और ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, एकदम सही है दोस्तों। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल की पद की शपथ लेने के बाद उस सदन को उसका स्थान रिक्त माना जाएगा दोस्तों, एकदम सही है। कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियां भत्तों को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है ना, संसद कम नहीं कर सकती, इनके पास कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, संसद थोड़ी कर सकती है, गलत है। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी प्रकार का पद धारण नहीं कर सकता दोस्तों। हाँ, कोई भी पद अन्य का अपने जो का अगर राज्यपाल बना हुआ है तो आपका कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। कुल मिला के ऑप्शन आपका सी। सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता ही से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध करवानी होती है? 1 दिन, 1 सप्ताह, 48 घंटे, 15 दिन। यानी सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध करवानी होती है, यह आपको बताना है। एक आपको याद रखना है, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट दोस्तों कब का है? आरटीआई एक्ट ये है आपका 2005 का, याद रखिएगा। आरटीआई एक्ट कब का है? 2005 का। इसके तहत दोस्तों जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के अंदर दोस्तों क्या करवानी पड़ेगी? अवेलेबल करवानी पड़ेगी। ये सूचना का अधिकार कहता है। विश्व का दोस्तों सबसे पहले स्वीडन ने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार है वो दोस्तों आपके क्या दिया जाता है? सूचना का अधिकार उनको दिया जाता है स्वीडन के अंदर। और ये स्वीडन के अंदर कब दिया जाता है? स्वीडन के अंदर दोस्तों 1766 के अंदर दे दिया था सूचना का अधिकार। आरटीआई आप कब लेकर आए हो? 2005 के अंदर।
भारत में जो मनमोहन सिंह सरकार है उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की आंशिक रूप से दोस्तों कब लागू किया गया था? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को इसको आंशिक रूप से दोस्तों लागू किया जाता है। और यह अधिनियम दोस्तों पूर्णतः लागू कब होता है? 12 अक्टूबर 2005 को। बस। राज्य महिला नीति कब जारी की गई? अब आपसे पूछी जाए राज्य महिला नीति 8 मार्च 2000, 10 दिसंबर 2005, 15 मई 1999, 15 मई 2000। बताओ। राज्य महिला नीति। राज्य महिला नीति की बात आ जाए तो राज्य महिला नीति दोस्तों आपकी 8 मार्च 2000 को दोस्तों आपकी घोषित की जाती है दोस्तों। लेकिन 15 मई 1999 को क्या होता है बेटा, याद है क्या? 15 मई 1999 को होता है क्या? सर माने तो ध्यान, कौन तो ध्यान नो किन है? महिला आयोग का गठन। महिला आयोग का गठन ये इसी समय होता है। महिला आयोग का गठन। चलो एक मिनट। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है दोस्तों? जो राजस्थानी के अंदर प्रथम वित्त आयोग है जिसका कार्यकाल आपसे पूछा जाए कितना है, तो राजस्थान में पहले वित्त का जो आयोग है जिसका गठन कब बनता है? राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन होता है दोस्तों 1995 के अंदर। 95, 95 के अंदर दोस्तों। और जिसकी अध्यक्षता के अंदर, किसकी अध्यक्ष के अंदर दोस्तों? के गोयल व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता के अंदर आपका इसका गठन किया जाता है, के गोयल की अध्यक्षता के अंदर। और यह दोस्तों कब से कब रहता है? पहला वित्त आयोग 1 अप्रैल आपके 1 अप्रैल आपने 1 अप्रैल 1994 या 95, 95, हाँ 95, 1 अप्रैल 1995 से लेकर आपका 31 मार्च 2000 तक दोस्तों रहता है। 31 मार्च 2000 तक इसका पहला वित्त आयोग रहता है। जो 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसका गठन किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 आई के अंदर प्रावधान किया गया है कि वित्त आयोग होगा दोस्तों प्रत्येक राज्य के अंदर, और इसके अंतर्गत इसका वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 74वें, 73वां नहीं 74वां है क्या? 73वां। 74वां तो दोस्तों एक अलग था ना। 74वां आपका संविधान संशोधन तो जिसके तहत 243 वाई के तहत शहरी स्थानीय निकायों को, जो स्वशासन निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान इनके अंदर किया गया था। इसका आंसर आपको दिया नहीं कि 1 अप्रैल बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? टोंक, दौसा, अजमेर, चित्तौड़गढ़। आकृति दोस्तों चित्तौड़गढ़ के घोड़े के नाल के समान। याद है ना, घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान यह आकृति किसकी है? चित्तौड़गढ़ की। अजमेर की आकृति पूछ ली जाए, अजमेर के त्रिभुजाकार। और दौसा की पूछ ली जाए, दौसा की है धनुषाकार। और आपसे टोंक की पूछ ली जाए, टोंक की है पतंगाकार। बस आंसर निकल गया आपका त्रिभुजाकार। आपसे पूछा अजमेर की। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है खो, गुरु शिखर, बहरोच या रघुनाथगढ़। यानी उत्तरी अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, जो कहां पर है? आपकी सीकर के अंदर। और जिसकी ऊंचाई कितने? 1055 मीटर। इसके अंदर खो दे रखे है। खो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में। और इसकी लंबाई 1055 मीटर। इसी के भी गुरु शिखर आप सभी को पता है दोस्तों, आपने 1722 मीटर आपकी बरोच अलवर के अंदर है। अलवर आपके और 792 मीटर। और दोस्तों दो चोटियां और है उत्तरी अरावली की। खो हो गई एक, तो एक बरोच हो गई, सॉरी दोस्तों, एक बरवाड़ा जो जयपुर के अंदर है।
ये भी उत्तरी अरावली की चोटी है, बरवाड़ा जयपुर के अंदर, जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर। और बरवाड़ा के बाद उत्तरी अरावली की एक है बवाई, जो कहां पर है, झुंझुनू के अंदर आपके, जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर। बस इतनी चोटियां थी। निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है छोटी सादड़ी, मानगढ़, कुशलगढ़, कोटड़ा। दोस्तों उत्तरी अरावली, पहले कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर दोस्तों लंबाई। ठीक है। कर्क रेखा को दो बार जो नदी काटती है वो है माही नदी। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही नदी। और कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा के जो आपका छूता हुआ दोस्तों निकलती है। और एकदम दोस्तों दक्षिण साइड आपका जिला पूछ लिया जाए या मध्यस्थ होकर जिले से गुजरती है, वो आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के एकदम मध्य से होकर आपकी कर्क रेखा जाती है। और कर्क रेखा के एकमात्र राजस्थान के तहसील है कुशलगढ़ तहसील, तो राजस्थान के कर्क रेखा के दक्षिण साइड में है कुशलगढ़ तहसील। और लंबाई 26 किलोमीटर। वरहा तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम है? मेंथा, रूपारेल, रूपनगढ़, कांकने। वरहा लसावरी किस नदी के अन्य नाम है? वरहा लसावरी, रूपा नारायण, और पूछ लिया जाए रूपा रेल। यह सारी नदियां उद्गम दोस्तों कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, अलवर से। और ये आपके रूपा रेल नदी के ही नाम है, अन्य नाम। रूपा रेल हो गया, रूप नारायण हो गया, वराहा हो गया, लसावरी हो गया। और रूपा रेल नदी पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है, याद है क्या किसी को? बांध बांध बना हुआ है, कौन सा? मोती झील बांध। मोती झील बांध ये इसी इसी पर बना हुआ है, आपको याद रखना है। मोती झील बांध कहां पर है? भरतपुर में। और इस नदी की, रूपा रेल नदी की लंबाई पूछ ली जाए 104 किलोमीटर लंबाई है। और ये बयाना दुर्ग भरतपुर के निकट लुप्त हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है? उदयपुर, जयपुर, जयपुर श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर अलवर। यानी सर्वाधिक गेहूं की पैदावार, गेहूं की दृष्टि से देखा जाए तो आपका श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक दोस्तों। और गेहूं की किस्म दोस्तों कौन सी है? याद है क्या किसी को किस्म? कल्याण, सोना। कल्याण हो जाएगा सोना देख के दोस्तों, ये आपके कल्याण सोना। और कोहिनूर, ये भी आपकी इसी की किस्म है, कोहिनूर। सोनालिका, ये भी दोस्तों गेहूं की किस्म है, सोनालिका। और शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों, ये मावट होती है, वो इसके लिए लाभदायक रहती है। चलो यहां तक दोस्तों आपके कितने परसेंट सही होते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ।